मैं जयंत घोष, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जियोग्राफी डिपार्टमेंट का सीनियर रिसर्च स्कॉलर। तो आज हम देखेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए स्ट्रेटजी क्या होता है या फिर हम उसको कैसे प्रिपेयर करें। बहुत सारा स्टूडेंट जो नेट पहली बार दे रहा है या फिर उससे पहले भी वो पढ़ रहा है लेकिन नेट या जेआरएफ हो नहीं पा रहा है, उसके लिए क्या क्या दिक्कत आता है और हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं चैलेंजेस क्या है, उस हिसाब से हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो चैलेंजेस आइए देखते हैं। तो किसी भी तरीका का एक जो एग्जामिनेशन होता है उसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है, या तो ब्रॉड बेस्ड जिसके लिए आपको आंसर लिखना जरूरी है, और या फिर कुछ कुछ जगह है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू, ज्यादातर तरीके से एमसीक्यू, यानी वहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, आंसर नहीं लिखना है। तो देखते हैं, एक तो है सब्जेक्टिव, दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है, डिमांड अलग है, उस हिसाब से हमको तैयार करना चाहिए। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ज्यादातर सब्जेक्टिव बेस है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप एक बार देखिए। मैं मानता हूं कि आप नेट के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप या तो एमए एमएससी में होंगे, उससे पहले आपने क्या किया है, उससे पहले आपने किया है बीए या बीएससी, उससे पहले आपने गया है 12th से, और उससे पहले आपने 10th किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 10th क्लास था, यहाँ पे अभी के लिए ऑब्जेक्टिव कम था और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा था। ज्यादातर बोर्ड या यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। 12th में भी हाल ऐसा है, ऑब्जेक्टिव कम है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा है। यहाँ बीएससी और एमएससी में ज्यादातर लगभग 90% से भी ज्यादा जो क्वेश्चन का मार्क्स आता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव ही है, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। लेकिन हमारा नेट का जो एग्जाम है, नेट का एग्जाम है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, जहां पे आपको एमसीक्यू से जो राइट आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग ट्रेंड है सब्जेक्टिव में और हमको जाना है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तरफ। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ाई में अंतर क्या है। मान लीजिए आपके पास 10 मार्क का एक क्वेश्चन है, उसको आंसर करने के लिए आपने कुछ पॉइंट, कुछ मटेरियल्स आपने पढ़ा है। तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास 15 पॉइंट्स है किसी भी एक टॉपिक के लिए और आपको 10 मार्क का एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आप ज्यादातर स्टूडेंट जो करते हैं, नोट पढ़ते हैं, क्योंकि नोट में बनी बनाया हुआ मटेरियल मिल जाता है जो हम लोग हूबहू एग्जैक्ट सेम एग्जाम में कवर कर सकते हैं या एग्जाम में राइट कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि 15 पॉइंट से स्टूडेंट 15 नहीं पढ़ता है। 15 पॉइंट से आपको 10 मार्क के लिए लिखने के लिए आप लोग 10 ही पॉइंट पढ़ते हैं, बाकी 5 पॉइंट छोड़ जाते हैं। ये उसके बाद आपको 10 में से 8 या 7 मार्क्स मिल जाता है, जो कि अच्छा मार्क्स माना जाता है। तो हम लोग 10 मार्क के लिए 15 पॉइंट्स का एक नोट है जिसमें 10 पॉइंट पढ़ रहे हैं, 10 पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है, हम लोगों को अच्छा मार्क्स मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। सब ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू में दिक्कत यह है कि आपने जो 10 पॉइंट लिखा है वो तो ठीक है, उसके साथ ही साथ आपने 5 पॉइंट छोड़ भी दिया है, और क्वेश्चन अगर वही 5 पॉइंट से आ गया तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट दिक्कत ये है, यानी आप अगर पूरा नहीं पढ़ रहे हैं तो दिक्कत आ जाता है। दूसरा है, कई कई स्टूडेंट पढ़ते सभी है, यानी 15 पॉइंट्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 10 पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ता है, बाकी 5 पॉइंट को ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है। तो ऊपर ऊपर के पढ़ने से वजह से क्या है, वो पूरी अच्छी तरीके से याद नहीं रहता है। लेकिन अगर वहां से एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो वो 2 या 3 क्वेश्चन में, 2 या 3 ऑप्शन में फंस जाता है। एक ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकता है वो, लेकिन उस टाइम आप अगर एग्जाम दिया है तो एग्जाम हॉल का जो माइंडसेट आता है वो एक बार सोच के देखिए। वहां पे क्या आता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमने कहीं पढ़ा है लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, तो वो मन में एक थोड़ा आपको डाइवर्ट कर देता है कि मैंने वो पढ़ा था, आंसर नहीं आ रहा है। कभी कभी ये नेगेटिव में भी चला जाता है कि मैंने जो पढ़ा है मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है लेकिन आंसर तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा भी बहुत सारा क्वेश्चन रहेंगे जिसको हमने पढ़ा नहीं, तो उसका आंसर कैसे करेंगे। तो
हम लोगों का ये दिक्कत है। आइए एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाते हैं। मान लीजिए 10 मार्क का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इरोशनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। एरिड और सेमी एरिड रीजन में जो लैंडफॉर्म होता है इरोजनल और डिपोजिशनल। एरिड एंड सेमी एरिड मीन्स जो डेजर्ट एरिया या सेमी डेजर्ट एरिया, यानी हमारे लिए जो राजस्थान या फिर गुजरात कच्छ वाला रीजन है, वहां पे कैसा लैंडफॉर्म इरोजनल एंड डिपोजिशनल बोथ कैसा लैंडफॉर्म आता है, उसके लिए आपको 10 मार्क का एक क्वेश्चन लिखना है। तो आप क्या और कैसे लिखते हैं एक बार आपको बोलता हूं। मान लीजिए आपने आपका सर या आपका कोई फ्रेंड से आपको एक नोट मिल गया जो एलियन लैंडफॉर्म या एरिड रीजन का डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म के ऊपर है। तो ये रहा हमारा नोट, आगे भी है। तो नोट अगर मिल गया तो जैसे कि नॉर्मल इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, इंडिया में कहाँ कहाँ है, और यहाँ से आ गया इरोशनल लैंडफॉर्म जिसमें यारदंग है, फिर भेंटी फैक्ट है। यहाँ पे देखिए डिफ्लेशन हॉलो, ब्लो आउट, फिर पेडेस्ट्रल, एलियन बाटे, स्कर्प, विंड कट प्लेटफॉर्म, टम्बलर, सैंड डेजर्ट, सैंडसीट, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ये क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स में भी कई सारा भेद है। दूसरा है लोएस्ट डिपॉजिट, फिर आर्ज है, प्लाया है, सैंडसीट यहाँ पे भी है, ड्यून फील्ड्स है, सैंड बार है, और भी कुछ सारा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो कुल मिला के 10 है इरोशनल लैंडफॉर्म, ठीक है। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कितना है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी 10 है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था इरोशनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एरिड या सेमी एरिड रीजन में क्या क्या है, कुल मिला के 10 है मार्क्स है। अगर 10 मार्क के लिए आप एक एग्जाम दे रहे हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन है, अगर डिपोजिशनल में भी 5 लिखेंगे, डिपोजिशनल में 5 पॉइंट लिखेंगे, और इरोशनल में भी 5 लिखेंगे, लेकिन हमारे पास 10 पॉइंट है। तो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा, नोट जब लिखेंगे पहले तो एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए, और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग लैंडफॉर्म में आगे। तो मान लो हम यारदंग लिखा है, फिर भेंटीफैक्ट लिखा है, फिर यहाँ पे डिफ्लेशन होलो, लो आउट, पेडास्टल, यहाँ तक लिखा, यानी यहाँ तक हमने पढ़ा है एग्जाम में लिखने के लिए। तो बाकी जो 5-6 है ये हमने उतने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, और एग्जाम हॉल में अगर यही 5-6 में आ जाएंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ तक पढ़ने के बाद 5 पॉइंट अगर आप ब्रॉड क्वेश्चन में लिखेंगे कि एओलियन लैंडफॉर्म का इरोजनल लैंडफॉर्म क्या क्या होता है, तो वहां पे आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर ये जो बाकी जो 5 है जो आपने छोड़ के रखा है, अगर वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपके लिए ये दिक्कत हो जाएगा। नंबर 1 इशू। दूसरा इशू है, एक तो ये हो गया, दूसरा है कि कोई कोई बच्चे पढ़ते पूरा है, लेकिन जो जितना हम पढ़ते हैं उतना हम एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं कर पाते। कई कई बार होता है कि एक एक पॉइंट में 30 to 40 लाइन्स या फिर 1-2 पेज तक है, लेकिन हम लोगों को वहां से जब एग्जाम में प्रोड्यूस करना होता है यानी लिखना होता है, तो 4 से 5 लाइन हम लोग लिख पाते हैं। तो उस टाइम क्या करते हैं, जितना पॉइंट से बच्चा सभी पढ़ते हैं लेकिन पूरा नहीं पढ़ते। कैसे, हम लोग बाद में देखेंगे। और पूरा इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास एग्जाम हॉल में टाइम लिमिट है, फिर वर्ड लिमिट है, तो उस टाइम के बीच में और उस वर्ड के बीच में हम लोग इतना ही लिख पाएंगे। तो बच्चा एक पॉइंट के लिए उतना ही पढ़ के जाते हैं, बाकी पॉइंट का जो हिस्सा है वो छूट जाता है। लेकिन एग्जाम हॉल में अगर वहीं से क्वेश्चन आ गया तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन के हिसाब से इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेलुएट हाउ फिजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन एग्रीकल्चर ऑफ ए रीजन, 10 मार्क के लिए है। अच्छा, ये रहा हमारा नोट। ये नोट हमने सिस्टमेटिक जियोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर माजिद हुसैन सर का जो बुक है वहां से लिया है। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पे है टेरेन हो गया, उसके बाद है क्लाइमेट के अंदर टोपोग्राफी है, फिर सनशाइन है, फ्रॉस्ट है, आगे देखिए मॉइस्चर है, उसके नीचे ड्रॉट है, स्नो है, और विंड्स है।
ये रहा आपका टेरेन, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट। इसको छोड़ के फिजिकल फैक्टर्स में और भी आता है जो कि सॉइल है। अच्छा, यहाँ देखिए सॉइल है, सॉइल के बीच में और भी कुछ कुछ उसके अंडर में है जो कि है, एक है पेरेंट मटेरियल, फिर क्लाइमेट, यहाँ पे देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी का वेरिएशन, फिर टाइम, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, उसके बीच में थोड़ा जोनेशन है, सॉइल का पीएच वैल्यू है, फिर सेलिनिटी और एल्कलिनिटी वाइज सॉइल कैसा है, और अंत में है सॉइल इरोशन। तो कुल मिला के आपको इतना पेज पढ़ना है, अगर एक 10 मार्क के लिए, शायद ही आप पूरा पढ़ेंगे। उसके टाइम क्या करते हैं, मान लीजिए उसके अगर इसका आंसर लिखना है हमको, मान लीजिए हमको क्लाइमेट लिखना है, तो क्लाइमेट के लिए पूरा नहीं पढ़ेंगे, टेम्परेचर जो कि लगभग लगभग 2 पेज का है इस बुक के हिसाब से, सनशाइन 1 पैराग्राफ है, फ्रॉस्ट एक पेज से भी ज़्यादा है, मॉइस्चर लगभग लगभग 1 पेज, ड्रॉट 2 पेज के बराबर है। तो हम लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग एग्जाम हॉल में उतना नहीं लिखते। तो मान लीजिए अपने मॉइस्चर लिखेंगे, तो मॉइस्चर में क्या करते हैं, आप इतना पढ़ते हैं 3 से 4 लाइन, जो कि हम एग्जाम हॉल में कवर कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो हिस्सा है ये हम लोग उतने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग एग्जाम हॉल में उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत है, अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, अगर वो ये जहाँ आपने ठीक से नहीं कवर किया वहां से आ गया तो आप वहां से माइनस में आ जाएंगे। तो इसी तरह जहाँ बहुत सारा पढ़ना पड़ता है जिस पॉइंट के लिए, वहाँ पे अगर आप पूरा नहीं पढ़ रहे, जो कि ब्रॉड क्वेश्चन के लिए हम लोग को उतना लिखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको पूरा ही पढ़ना है, ये दूसरा दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे और भी 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप खुद से देख सकते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इम्पैक्ट ऑन टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑन पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, 10 मार्क के लिए। दूसरा है ब्रीफली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल एंड एग्रीकल्चरल कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन विथ ए सुइटेबल एग्जांपल, विथ सम सुइटेबल एग्जांपल। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी सिचुएशन सेम ही होंगे क्योंकि हम लोग एक टेम्परेचर को लिखने के लिए इतना 1.5 पेज नहीं पढ़ेंगे, उससे कुछ ही पोर्शन पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अभी आपको मन में ये आ रहा है, अगर हमारे पास 15 पॉइंट्स है, हम 15 पॉइंट्स पढ़ लिए, और अगर उसके साथ साथ कोई एक पॉइंट में जितना भी मटेरियल्स है, जितना भी कंटेंट है, हमने पूरा पढ़ लिया, तो क्या हमारा नेट क्रैक हो जाएगा? इसमें भी छोटा छोटा कुछ इशू है, तो ये एक बार देख लेते हैं। पहले तो है, पूरा पढ़ना बहुत चैलेंजिंग है, जितना पॉइंट है और एक पॉइंट में जितना मटेरियल्स है, आप पूरा अगर कवर करना चाहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, अब तक मैंने एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी से एक एग्जाम्पल आपको दिखाया जो कि ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन के लिए है। उससे पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी से एक ब्रॉड बेस्ड के क्वेश्चन के लिए एक एग्जाम्पल दिया। चलिए अभी हम लोग क्लाइमेटोलॉजी से एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अच्छा, ये जो बुक है, ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर वेदर एंड क्लाइमेट रिटन बाय के सिद्धार्थ सर का बुक से हम लोग ये एग्जांपल दे रहे हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन दोनों में क्या अंतर आ रहा है, कहाँ हमको कैसे पढ़ना है, ये देखने के लिए। तो अभी तक हमने ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन के लिए देख लिया। मान लीजिए आपने अभी सीरियस हो गए, आप पूरा पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, जितना भी पॉइंट है सब पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको क्या दिक्कत आ सकता है, देखिए। मान लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, तो हमारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है रेन स्नो। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए रेन स्नो, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये वाला पॉइंट है कि स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन के बेस पे होमोस्फियर, फिर हेट्रोस्फियर। आगे देखिए, यहाँ पे लोअर एटमॉस्फेयर और अपर एटमॉस्फेयर के बीच में क्या अंतर है, ये दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ पे थर्मल स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन किया था, अभी यहाँ पे है थर्मल, यानी टेम्परेचर के बेसिस पे क्या क्या वेरिएशन आता है। तो इस पे एक है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो है फिक्शनल लेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर है। अच्छा, उसके बीच पे ट्रोपोपॉज भी आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोपॉज।
और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट लेयर, ये टेम्परेचर हाइट के साथ साथ डिफर करता है, कहीं पे बढ़ता है कहीं पे कम होता है। अच्छा, ट्रोपोपोस हुआ, इसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में भी है नेक्रेसियस क्लाउड और है ओजोन, उसके बाद है मेसोस्फियर, फिर है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के साथ साथ यहाँ पे आयोनोस्फियर भी है, और आयोनोस्फियर में भी कुछ कुछ क्लासिफिकेशन है। आगे यहाँ पे देखिए इंसोलेशन का भी बात किया गया है। फिर है, अच्छा नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पे देखेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से है कुछ। यहाँ पे है आयोनोस्फियर, जो मैंने पहले ही बताया आपको। आयोनोस्फियर में कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो है कैनेली हेविसाइड रीजन, यहाँ पे है एप्लिसियन लेयर, उसके साथ साथ यहाँ पे है डिप्लेशन लेयर। आगे यहाँ पे एक्सोस्फियर और मैग्नेटोस्फियर जो कि सबसे टॉप में है, इस पे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है। उसके साथ साथ यहाँ पे है ऑरोरा। ऑरोरा में है, एक है ऑरोरा बोरियोलिस, एक है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उसका मैकेनिज्म क्या क्या है, ये सब पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो एक चैप्टर है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसके लिए आपको कितना पेज पढ़ना पड़ रहा है, और वो भी डिटेल में। आप एक बार देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर जिसके लिए आपको 19 पेज पढ़ना है, वो भी पूरा इन डेप्थ के साथ। इसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि एक चैप्टर से 19 पेज है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे, ये जो कंटेंट है ये इस बुक का कंटेंट है। इसी तरह अगर यहाँ पे कितना चैप्टर है अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 22 चैप्टर है, यानी लगभग लगभग क्लाइमेटोलॉजी जो कि एक पार्ट है हमारे लिए, वहाँ पे 400 पेजेस आपको पढ़ना है। 400 लगभग लगभग एट एन एवरेज, कुछ कम कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह के से हमारे पास कितना चैप्टर है, ये यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसके लिए 10 यूनिट है, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी एक यूनिट है, और एक यूनिट में एक चैप्टर में लगभग लगभग 20 पेजेस है। उसी तरह 20 से 22 चैप्टर है, तो कुल मिला के क्लाइमेटोलॉजी में 400 पेजेस है। इस तरह 10 यूनिट है, तो अगर 400 इंटू 10 यूनिट के लिए अगर आपने देख लिया तो ये लगभग लगभग 4000 पेजेस हो जाता है। और 4000 पेजेस आपको पूरा पढ़ना है, पूरा याद रखना है। ये बहुत चैलेंजिंग और टफ सिचुएशन है ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो बोला, एक तो है पूरा एक अकेला चैप्टर पढ़ना और उसके लिए पूरा याद रखना है। दूसरा है एक चैप्टर पढ़ने से नहीं होगा, एक चैप्टर के साथ साथ बाकी वाला जितना चैप्टर है एक यूनिट में वो पूरा पढ़ना है और पूरा आपको याद रखना है। उसी तरह 8 से 10 टॉपिक है, सॉरी 10 टॉपिक है, उसको भी आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है। 10 टॉपिक एक बार देख लेते हैं, 10 टॉपिक्स। हाँ, यहाँ पे देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ये एक एक चैप्टर एक एक यूनिट है नेट के सिलेबस के हिसाब से। अच्छा, एक चौथा चैप्टर है जो कि है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसमें कुछ कुछ सॉइल ज्योग्राफी और बायोज्योग्राफी का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड माने जा सकते हैं। तो फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी के लिए ये 4 चैप्टर है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी हमने देखा है कि एक अकेला क्लाइमेटोलॉजी 400 से ऊपर जा रहा है पेजेस के मामले में। तो आपको इसी तरह 4 यूनिट कवर करना है, जिसमें लगभग लगभग 6 बुक आपको कवर करना है। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे है पॉपुलेशन जियोग्राफी एंड सेटलमेंट। यहाँ पे है पॉपुलेशन और यहाँ पे सेटलमेंट, ये दोनों मिला के एक यूनिट है। दूसरा है सोशल जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, ये तीनों मिला के एक है। उसके बाद है एग्रीकल्चरल जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी और रिसोर्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये चारों मिला के हम लोग एक अकेले बोल सकते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी, क्योंकि इकोनॉमिक जियोग्राफी का ये पार्ट है। उसके साथ साथ आपको पढ़ना है रीजियोनल प्लानिंग। ये इकोनॉमिक जियोग्राफी और रीजियोनल प्लानिंग ये दोनों मिला के एक पार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जियोग्राफिकल थॉट, फिर इंडियन जियोग्राफी,
और यहाँ पे है कार्टोग्राफी, फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, और यहाँ पे है रिमोट सेंसिंग। तो ये दोनों एक अकेला अकेला चैप्टर है, अकेला अकेला यूनिट है, लेकिन ये तीनों मिला के एक यूनिट है। तो इसलिए टोटल 10 यूनिट है, लेकिन 10 यूनिट में भी आपको कितना सारा बुक पढ़ना पड़ता है? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसको अलग से नहीं रहेंगे क्योंकि सेपरेट सेपरेट देख ले हैं। 16 हुआ, यहाँ पे हुआ 17 18 19 20 21, लगभग लगभग 20 से 21 बुक आपको कवर करना हो रहा है नेट को क्रैक करने के लिए। हर एक बुक हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पूरा अगर फुल सिलेबस कवर करना है तो इतना सारा बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मान ले अगर कोई पूछ रहा है तो इतना सारा मटेरियल्स, और वो भी एक चैप्टर इतना डिटेलिंग में पढ़ना है आपको, उसके बाद शायद आपका मन में यही ख्याल आ रहा है कि मुझे घर जाना है, मुझे इतना नहीं पढ़ना है, मेरे से नहीं हो पाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा कि ये जो इतना सारा टास्क है इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, और उसके लिए क्या साइंटिफिक वे है, ताकि आपको भी पता चले कि आपके लिए ये ईजी हो रहा है और आप आंसर कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आप हमारे साथ बने रहिए, हम वहां तक भी चले जाएंगे। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि 15 पॉइंट्स है जो कि हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, 10 पॉइंट पढ़ रहे हैं और 5 पॉइंट पीछे छूट रहा है, वो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसमें कुछ इशू आ सकता है। दूसरा हमने देखा है कि अगर हमारे पास जितना भी पॉइंट है हम सब पॉइंट पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, यानी एक पेज में 4 से 5 लाइन पढ़ रहे हैं, जो कि हम एग्जाम में उस तरीके से लिख सकते हैं। तो बाकी 40 टू 45 लाइन्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो दिक्कत है। अच्छा, कोई कोई बच्चा दोनों ही कवर कर लेंगे, यानी वो 15 पॉइंट्स जितना सारा पॉइंट है पूरा पढ़ेंगे, और एक पॉइंट में जितना है कंटेंट वो भी पूरा पढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी उसका क्या दिक्कत है, उसको एक तो है एक चैप्टर ठीक से पढ़ना है, उसी तरह जितना चैप्टर एक यूनिट में है वो पढ़ना है, फिर उसी तरह 10 यूनिट है, कुल मिला के 4000 प्लस पेजेस आपको कवर करना है, जो कि एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग इशू है। क्या चैलेंज यहीं पे खत्म हो रहा है? चैलेंज इसके आगे भी और एक है। एक तो है पढ़ना, दूसरा है रिवीजन करना। अगर आप पढ़ते पढ़ते पढ़ने के साथ साथ रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए वो मेमोरी में उतना स्ट्रांग में नहीं रहेगा, और अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में देखना पड़ता है। तो यहाँ पे है रिवीजन, एक तो है रिवीजन वाला इशू। अच्छा, रिवीजन हम लोग किस लिए करते हैं? रिवीजन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों ने जो भूला है वो हमको याद आ जाए, या फिर हमारे पास जो मेमोरी में जो स्ट्रांग है वो थोड़ा लंबा देर तक मेमोरी में बने रहे। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ा है, आप भूल गया, इसीलिए रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से नहीं भूलते हैं। आप याद कीजिए, आपने जो पढ़ा है कुछ कुछ हिस्सा भूल गए हैं, कुछ कुछ हिस्सा नहीं भूलते हैं। तो अगर आप किसी तरीके से वो आइडेंटिफाई कर ले कि किस किस हिस्सा आपने भूल गया है, तो आपके लिए रिवीजन ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ आपको भूला है आप वहीं वहीं जाएगा रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा है, ये रिवीजन के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम में भी आप कमा सकते हैं, और उसकी जगह आपने और कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें पढ़ सकते हैं। दूसरा हुआ, अच्छा, स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस के वाला क्या मामला है? आप जब नॉर्मली बुक पढ़ते हैं तो मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी का एग्जांपल दे रहा है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, उसके बाद इंसोलेशन पढ़ लिया, उसके बाद आपने पढ़ लिया कि टेम्परेचर हीट बैलेंस, उसके बाद प्रेशर बेल्ट, उसके बाद विंड। तो कुल मिला के एक एक चैप्टर आप पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। तो जितना आप आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ भूलने का चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लग जाए कि ये जगह है जो मेरे लिए वीक है, जो कि नॉर्मली हम लोग जब रीडिंग करते हैं उसका टाइम हमको पकड़ में नहीं आता है उतना, लेकिन आपको अगर किसी तरीके से पता लग जाए कि जो हमने पढ़ा है उसमें हमारे पास वीक क्या है, तो जो वीक है वहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं, और जहाँ पे स्ट्रेंथ है वो तो आपके पास बेनिफिट में है ही। अच्छा, उसके बाद देखिए, अच्छा, कोई भी नया टॉपिक जब आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं, खुद से अगर पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और तो आप नया चीज़ पढ़ रहे हैं
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो एक तरफ से अपने मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्पल के हिसाब से देख रहे हैं आपको ये वाला देखिए कंटेंट। तो कुछ भी चीज़ जब आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने ये कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ा, फिर इंसोलेशन एंड हीट बजट पढ़ा, फिर टेम्परेचर, फिर प्रेशर बेल्ट, फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एयर स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, प्रिसिपिटेशन, एयर मास। तो आप जितना आगे जा रहे हैं, पीछे की तरफ आप भूलते जा रहे हैं। लेकिन जब भी नया चीज़ पढ़ रहे हैं, यानी नीचे की तरफ यहाँ पे जो है, तो आपको लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पीछे की तरफ थोड़ा-थोड़ा वो भूलते जा रहे हैं। तो आपका एक टाइम लगेगा कि मेहनत तो कर रहा हूँ, क्योंकि नया चीज़ पढ़ने में मेहनत लगता है। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हमको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप पीछे की तरफ भूलते जाएँगे, तो उसमें दिक्कत ये आ जाएगा कि आप मेहनत जो कर रहे हैं, वो दिखेगा नहीं। तो हम लोगों ने जितना भी एक-एक करते-करते नया वाला टॉपिक जा रहे हैं, तो हम लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है नया टॉपिक समझने के लिए, नया टॉपिक पढ़ने के लिए, वहाँ से नोट बनाने के लिए। लेकिन पीछे वाला जो टॉपिक हमने आगे पहले पढ़ा है, वो धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये एक दिक्कत आ जाता है कि आपने मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपका वो रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। तो ये मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है। मैंने पहला बार जब नेट दिया था, मैंने बहुत सारा पढ़ा था और मुझे 4 क्वेश्चन के लिए जीआरएफ नहीं मिला, नेट मिला है। उसके बाद मैंने फिर से कोशिश किया और गैप थोड़ा कम हो गया, नेट उस बार भी हुआ लेकिन जीआरएफ नहीं मिला। तो मेरे मन में भी एक ख़्याल आ रहा था कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इस तरीके का थॉट कई के मन में आता है, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। उसके लिए भी ये देख लेना ज़रूरी है कि आपने जो आगे की तरफ जा रहे हैं, जितना भी चैप्टर नया-नया पढ़ रहा है, एफर्ट देने के बाद भी आप पीछे की तरफ भूल तो नहीं जा रहा है। लेकिन आप पूछेंगे कि भैया इतना ह्यूज सिलेबस है, इतना सारा चैप्टर है और एक चैप्टर में 15 से 20 पेज है, तो पूरा हम कैसे याद रखें? तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो हम लोगों ने देख लिया कि रिवीजन वाला इश्यू होता है। दूसरा है कि पढ़ने में कहीं पे स्ट्रेंथ है, कहीं पे वीकनेस है। तो वीकनेस आइडेंटिफाई करना है, ये ज़रूरी है। उसके बाद हार्ड वर्क फॉर न्यू टॉपिक तो है, लेकिन प्रीवियस जो टॉपिक है इसको भूल नहीं जाना है, उसको भी लॉन्ग लास्टिंग तक रहना है। नहीं तो क्या होगा, वो डिमोटिवेट वाला पार्ट आ जाता है कि हमने पढ़ा तो है लेकिन हमारे पास आ नहीं रहा। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत डाउन चला जाता है और एक टाइम के बाद आप क्विट कर देते हैं एग्ज़ाम। तो हम लोगों के लिए ये जो पूरा मैंने आपको इश्यूज और चैलेंजेस बताया, हम लोग ये सॉल्व करने जा रहे हैं धीरे-धीरे। ये जो सॉल्व एक दिन में नहीं हो पाएगा और एक दिन में अगर मैंने आपको बोल भी दिया, तो वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो हम लोगों ने 21 सितंबर से 5 दिन का क्लास रखे हैं आपके लिए। आपको हम लोग सिखाएँगे कि कैसे इस जो चैलेंजेस है, बहुत तरीके तरह-तरह का जो चैलेंजेस आ रहा है, हम लोग उसको कैसे सॉल्व करें। और अपने हाथों में नोट बनाएँ, उसके साथ-साथ हम लोग एक चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और आपको दिखाएँगे भी इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट भी आएगा। तो उसके लिए आप लोगों को 21 सितंबर से 5 दिन के लिए हम लोग एक साथ बैठेंगे और ये जो पूरा क्वेश्चन है, जितना भी तरह-तरह का डाउट आता है, उसको सॉल्व करेंगे। यानी ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, जो अभी तक हम लोगों ने जो ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन देखा है, वहाँ से एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कैसे अलग है, वो हम लोगों ने देखेंगे और उसके लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, वो भी देखेंगे। उसके साथ-साथ हम लोग जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या रिवाइज़ कर रहे हैं, तो उसको लॉन्ग लास्टिंग तक कैसे माइंड में बिठा के रखें। अगर कॉन्सेप्चुअल है, तो हम लोग कैसे अच्छे तरीके से समझ पाए और एक टॉपिक के साथ दूसरे टॉपिक को लिंक बिठा पाए। अगर जियोग्राफी में लिंकेज बहुत ज़रूरी है। अगर एक टॉपिक के साथ दूसरे टॉपिक को आप लोग लिंक बिठा देंगे, तो आपका मन में बहुत देर तक वो रहता है। अच्छा, दूसरा है कि सिलेबस, तीसरा है कि सिलेबस इतना ह्यूज है, 10 यूनिट है, उसमें भी एक-एक यूनिट में 10, 15, 20 कई-कई यूनिट में चैप्टर्स है। पूरा सिलेबस हम लोग कैसे कवर करेंगे? तो वो भी हम लोग देखेंगे कि स्मार्ट वे में पूरा सिलेबस कैसे कवर करेंगे। नेट आपको लिए ये डिमांड नहीं कर रहा है कि जितना है उतना आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी आप चाहेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन नेट के लिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वो हम देखेंगे और उसके साथ-साथ हम लोग देखेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन है,
या डाउट है वो हमारा एक्सपर्ट आपके ये जो डाउट है उसका पूरा आंसर करेंगे। तो आप लोग 21 सितंबर से 5 दिन के लिए हमारे साथ बैठिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो डाउट आ रहा है, जो जहाँ जहाँ आपने चैलेंजेस फेस किया है वो हमारे सामने रखने के लिए हम लोग भी पूरा कोशिश करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सके एक साइंटिफिक वे में, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो।